अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आज सुबह से जो चर्चा हुई है बजट की मांग संख्या 19 और 22, 28 को लेकर लगभग 50 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा। जिस चर्चा को आप शुरू कर गए थे और आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके पीछे सड़कों की भी चर्चा कई बार हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय सभी सदस्यों का, जिन्होंने बहुत रुचि लेकर इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखी है। बहुत सारे भाषण हुए सुबह से और इन भाषणों के माध्यम से बड़ाई भी हुई है, कमियों को छांटने का काम भी किया गया है, कभी कभी आलोचना भी हुई है। लेकिन एक बात उभर कर आई है इस पूरी चर्चा से इन 8 घंटों में कि हर माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ग्रामीण विकास को लेकर, पंचायती राज की संस्थाओं को लेकर एक मार्मिक दृष्टि से अपनी बात को रख रहा था। और मैं समझता हूं कि आज के जो भाषण हुए हैं 50 सदस्यों के, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक, राजनीतिक, लेकिन राजस्थान को लेकर, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में विकास को लेकर सब लोगों ने एक सार्थक चर्चा करी है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी सांसदीय प्रणाली के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 33 जिला परिषद, 295 पंचायत समिति, 9,892 ग्राम पंचायत और 43,264 गांव हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14वां वित्त आयोग, राज्य विद्युत आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद, डाम, मगरा एवं मेवात विकास योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, MP लैड, MLA लैड, बायोफ्यूल प्राधिकरण आदि के माध्यम से हम लोग राजस्थान भर में अलग अलग स्कीम्स को अंजाम देते हैं। कि मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि ग्रामीण विकास एक विभाग ना होकर, एक मंत्रालय ना होकर, एक मिशन होना चाहिए, एक परिकल्पना होनी चाहिए, एक उद्देश्य को लेकर हमें इस विभाग को, इस विभाग के पैसे को, इस विभाग के कार्यक्रमों को आगे ले जाना है। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले कई सालों से ग्रामीण विकास को लेकर बहुत सी योजनाएं बनी हैं, बहुतों पर काम किए गए हैं। लेकिन नरेगा के बारे में आज लगभग सभी सदस्यों ने जिक्र किया और मुझे खुशी है कि दुनिया भर में 200 देश हैं, लेकिन भारत ऐसा इकलौता देश है जहां रोजगार की गारंटी संविधान में लिखी हुई है। और ये मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का, हमारी पार्टी की सरकार का जो केंद्र में सरकार में थे, और हमारे दल का, कि एक सोच रखी 6.5 लाख गांव इस देश में हैं, उन गांवों को विकसित करने के लिए क्या किया जाए। और नरेगा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था अध्यक्ष महोदय जिसकी बहुत डिमांड होती थी या किसी ने आकर मांग रखी हो, लेकिन ये सोचा गया कि जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, प्रकृति का प्रकोप पड़ता है, तब जब सबसे गरीब जो लोग हैं उनका क्या होता है। राजस्थान में सूखा पड़ा तो लोग पलायन कर जाते थे। उस टाइम भी राहत के काम होते थे, लेकिन राहत के काम अफसरों और नेताओं की मनमर्जी से होते थे, किसको कितना राहत देना है, किसको कितना काम देना है। लेकिन एक कलम से लिखा गया कि संविधान में संशोधन हो गया, पूरे देश के हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार संविधान में लिख दिया गया। अब कोई भी सरकार आ जाए या चली जाए, बदलने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, मुझे याद है 2014 में जब नई सरकार का गठन दिल्ली में हुआ तो नरेगा को लेकर बहुत व्यंग कसा गया, मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन इस देश की वास्तविकता ऐसी है
कि आप इस जनकल्याणकारी योजना को, इस कानून को समाप्त नहीं कर सकते थे। राजस्थान के अंदर दिसंबर 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब पहली मीटिंग हुई मंत्रालय की, मैंने जानकारी ली। अध्यक्ष महोदय, उस समय नरेगा के माध्यम से 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। मुझे लगा कि ये नाकाफी है और हमें, क्योंकि नरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसका कोई टारगेट नहीं है। जहां जिस गांव पंचायत, गांव ढाड़ी में कोई मांग करता है काम की, तो सरकार प्रशासन को उसको काम देना पड़ेगा। हम लोगों ने काम मांगो अभियान चालू किया और फॉर्म नंबर 6 को हमने भरने के लिए कहा। पूरे प्रदेश में जाकर हमने प्रचार किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके पर हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिन्होंने मिलकर इसको काम को किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मार्च 2019 तक जहां 9 लाख लोग काम करते थे दिसंबर में, वहां मार्च 2019 में 32 लाख लोगों को रोजगार नरेगा से मिल रहा था। भारत सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में जो प्रावधान दिए थे नरेगा को लेकर, और अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज बहुत से मान्य सदस्यों ने अपनी आत्मा की अंतरात्मा से, गहराइयों से नरेगा को मजबूत बनाने के सुझाव दिए। सारे सुझाव मैंने लिखे अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात भी सच है, जब पिछले कार्यकाल में ये नरेगा की स्कीम आपकी नाक के नीचे तड़प कर मर रही थी, तब किसी में हिम्मत नहीं हुई कि नरेगा को जिंदा करें। आज सबको नरेगा याद आ रहा है, सदन के हर पक्ष के व्यक्ति को, विधायक को, लेकिन जब पिछली सरकार का कार्यकाल था तो इस स्कीम को लगभग मरने दिया जा रहा था। इस साल अध्यक्ष महोदय लेबर बजट जो दिया गया है मानव दिवसों का, 22 करोड़ मानव दिवस का बजट दिया गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जून तक ही हम लोगों ने 16 करोड़ मानव दिवस हम सृजन कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नरेगा में 100 दिन तक काम करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या वर्ष 2017-18 में 2,28,000 थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि ये संख्या अब, जिन्होंने 100 दिन तक पूरा रोजगार किया है नरेगा के माध्यम से, वो संख्या 5,88,000 पहुंच चुकी है। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान अब नंबर 3 पर है। नरेगा के मापदंड पे पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान नंबर 2 पर है। अध्यक्ष महोदय, 10,66,000 काम नरेगा के माध्यम से दिए गए। उसमें कैटेगरी बी, जिसमें SC, ST, BPL, लघु सीमांत किसान के खेतों पर मेड़बंदी, लेवलिंग करना, वृक्षारोपण करना, कैटल शेड बनाना, इसको कैटेगरी बी बोलते हैं। तो 10,66,000 कामों में से 8,73,000 काम कैटेगरी बी के थे, ताकि सबसे गरीब, सबसे पिछड़े और सबसे जो मुख्य धारा में ना है उन लोगों को मदद मिल सके। 82% काम कैटेगरी बी के हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अनेक मान्य सदस्यों ने इस बात पर चिंता जाहिर करी है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना होगा तो इसमें सरकार और समाज को मिलकर काम करना पड़ेगा। नरेगा एक्ट में अध्यक्ष महोदय लिखा था कि जहां जहां नरेगा होगा हर राज्य में, वहां पर एक सोशल ऑडिट होगा। और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आपने अपने क्षेत्र भिवाड़ा में सोशल ऑडिट करवाया था। राजस्थान इकलौता राज्य था जहां पर सोशल ऑडिट का कोई कानून नहीं बना था पूरे देश में। मुझे बताते हुए खुशी है सदन को कि सरकार बदलने के बाद हम लोगों ने सोसाइटी फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का गठन किया है, ताकि ऑडिट हो और अगर कहीं गड़बड़ी हो उसको पकड़ा जाए और सुधारा जाए। साल में 2 बार नरेगा का सोशल ऑडिट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने अपने 100 दिन की कार्य योजना लागू करी थी और हमारे विभाग से हमने 100 दिन का जो एजेंडा तैयार किया था, उसमें हमने हर पंचायत में 5 काम अनिवार्य किए थे। कम से कम 5 काम होने चाहिए। एक पंचायत के अंदर चारागाह का विकास हो, एक खेल मैदान का विकास हो, शमशान अथवा कब्रिस्तान का विकास हो,
एक जलाशय का विकास हो और कन्वर्जेंस के माध्यम से सड़क में नाली की स्वीकृति की जाए। मुझे बताते हुए खुशी अध्यक्ष महोदय सदन को कि ये जो पर पंचायत हमने 5 काम दिए थे पहले 100 डे के एजेंडा में, उसमें लगभग 100% कंप्लायंस हर पंचायत में हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 6,87,000 निर्माण करने थे मकानों के, उसमें से 6,38,000 हम कर चुके हैं। पूरे देश में हम चौथे स्थान पर हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के मायने क्या है? हम समझते हैं सिर्फ पैसा आवंटन कर देना, योजना बना देना, प्रोग्राम और पॉलिसी बना देना, और यहां पर बैठकर हम बजट पास कर देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होना चाहिए कि गांव ढाणी में जो गरीब लोग रहते हैं, क्या उनके जीवन को हम सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? इतना लाख खर्च किया, इतना करोड़ खर्च किया, ये सब अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो इस देश का किसान होना चाहिए। साथियों, जितनी बार हमने दौरे किए हैं, मुझे राजस्थान या देश भर में कोई ऐसा किसान नहीं मिला जिससे मैंने बात करी हो, उसने मुझे कहा हो कि मैं किसानी खेती करता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके किसान बनाऊंगा। यह बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। अगर किसान को आर्थिक समृद्धि एक तरफ, लेकिन समाज में जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारा अन्नदाता है, जो जमीन का पेट फाड़ के पूरे देश का पेट पाल रहा है, ऐसा कोई किसान हमें मिल नहीं रहा है देश में आज जो बोलेगा कि मैं अपने बच्चे पोतों को पढ़ा लिखा कर एक किसान बनाऊंगा। उसका स्वाभिमान, उसकी ताकत, उसका मान सम्मान हमको वापस लाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सभी ने कहा कि ये कृषि प्रधान देश है और हम लोगों को गांव पर, किसानों पर फोकस करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर में मेट्रो बन रही है, लेकिन हम किसानों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हम 1.5 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बनाने का सपना दिखा सकते हैं, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई सार्थक चर्चा दिल्ली में नहीं हो रही। राजीव गांधी जी का नाम कई बार लिया गया, और अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत खुशी है कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब का, जो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका कई बार माननीय सदस्यों ने नाम लिया। ये अलग बात है कि पिछले 5 सालों में आप नाम नहीं ले पाए, लेकिन आज लिया, मुझे बड़ी खुशी है। हमारे बड़े प्रिय नेता थे, उनको हम याद करते हैं। क्या कारण रहे मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज बहुत याद किया, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि चाहे बीडीओ है, मेट है, सीओ है, या ग्रामीण विकास या पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सभी सदस्यों को आश्वासित करना चाहता हूं, सरकार चलाना, सरकारी पैसे का उपयोग करना, इसमें सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो जनप्रतिनिधि की है। अफसर हावी नहीं होंगे, जैसा हमारे जनप्रतिनिधि चाहेंगे उस प्रकार से काम होगा। अधिकारी लगाए जाते हैं जनप्रतिनिधि की मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए। नीति निर्माण सरकारें करती हैं, विधानसभा करती है, कानून बनने के बाद उसका क्रियान्वयन करने के लिए जनप्रतिनिधि की जो बात है उसको माना जाएगा। और विशेष रूप से हमारे अपने जो मेरे मंत्रालय हैं, उसको उनको मैं निर्देशित करूंगा कि जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे वो प्रधान है, सरपंच है, प्रमुख है, विधायक है, आप सब लोगों की सहमति के बाद, आप सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो कानून के दायरे में होगा, उन सभी कानून काम को हम अंजाम देंगे। अध्यक्ष जी, कई सदस्यों ने कहा कि जो शैक्षिक योग्यता का मापदंड है वो हटाना नहीं चाहिए था। इस विधानसभा का तो मेरा आंकड़ा मेरे पास है नहीं, लेकिन जो पिछली विधानसभा थी अध्यक्ष महोदय, उसमें 27 माननीय सदस्य ऐसे थे जो 10वीं फेल थे,
और जो पिछली लोकसभा थी उसमें भाजपा का जो लोकसभा का संसदीय दल था उसमें 2 सदस्य थे जो 10वीं फेल थे। तो देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के कानून बनाना, देश का बजट पास करना, उसके लिए तो आप 5वीं पास, 4वीं पास, 6वीं पास हो सकते हो, लेकिन कुआं, खरंजा, नाली, हैंडपंप कहां खुदेगा, उसके लिए आपने ये थोपा। कौन सदस्य नहीं चाहता कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए? अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह इस बात के लिए समर्थन देना चाहता हूं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, साफ छवि के लोग आने चाहिए, लेकिन आप किसी को वंचित रखो। संविधान में कहां लिखा है कि आप भेदभाव करके लोगों को योग्य अयोग्य घोषित कर दोगे? ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जिन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से पुरस्कार पाया है, जो पढ़ी लिखी कम थी लेकिन ईमानदारी से काम किया, ये बोलना कि जो कम पढ़ा लिखा है वो भ्रष्टाचार करेगा, बिल्कुल गलत। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं। याद रखें, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। गांव ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं, कहा साहब उनको अनजाने से उनका अंगूठा लगा लिया जाता है, उनसे साइन करा ले जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 सालों में हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि राज्य बनेगा तो शैक्षिक योग्यता के मापदंड को हम हटाएंगे ताकि सब लोग चुनाव लड़ सकें। ऐसी अनेकों पंचायत थी जहां 10वीं पास को व्यक्ति नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, बाहर से लेकर आए, कलेक्टर को चार्ज दिया, 6 महीने में चुनाव करवाया, फिर भी कोई नहीं मिला। और ये वो लोग बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग लेकर आओ, जिन्होंने 20,000 स्कूल बंद कर दिए, अब कहते हैं पढ़े लिखे लोग लेकर आइए। यूनिवर्सिटी बंद कर दी, यूनिवर्सिटी बंद करी, स्कूल बंद करे, सिर्फ इसलिए कि जो वंचित है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो महिला, जो अल्पसंख्यक है, वो दूर कोने में खड़ा है, वो वहीं खड़ा रहे, उसकी हिम्मत ना हो कि यहाँ विधानसभा तक पहुंच सके, जिला परिषद तक पहुंच सके, सरपंच बन सके। गरीब के हाथ में ताकत दो। चुनाव तो जनता लड़ाती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति खड़ा होता है जो कम पढ़ा लिखा है, आप पीएचडी को ले आओ, डबल को ले आओ, उससे हरवा दीजिए चुनाव। लेकिन ये कहना कि शैक्षिक योग्यता के माध्यम से हम लोग भेदभाव करेंगे, उससे मैं, मेरी पार्टी सहमत नहीं है। और मुझे खुशी है कि पहले सत्र में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था उसको हमने निभाया है और शैक्षिक योग्यता को हमने खत्म किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें। एक माननीय सदस्य ने इस बात पर इशारा किया, मत बोलो आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज, इनकी आधारशिला किसने रखी थी? पंडित नेहरू ने 50 के दशक में, जब इस देश में सुई नहीं बनती थी, तब कहा था कि हायर एजुकेशन पूरी दुनिया में आईआईटी का रुआ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उस समय 70 साल पहले ये परिकल्पना थी उन नेताओं की, जिन्होंने कहा कि अगर नींव बनानी है तो उच्च शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये मापदंड जो हमने हटाया है, ये जनता के हित के लिए है, ताकि सब लोग इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले सकें, सब लोग अपनी बात कर सकें। 1952 में जब पहले चुनाव हुए थे, सिर्फ 5,000 लोग थे इस देश में। अध्यक्ष महोदय, जो सांसद विधायक थे, जो एमपी बन गया, एमएलए बन गया 1952 में, वो ही पूरे देश में राज करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। किसी ने उस समय कल्पना नहीं करी थी संविधान के 73वें 74 उसका असर पड़ेगा। आज इस बात को हम लोग एहसास करते हैं। उनकी परिकल्पना थी कि जयपुर में बैठ के, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़ी धौलपुर में कहां हैंडपंप बनेगा, खरंजा खुदेगा, ये हम नहीं करेंगे। ये ताकत गांव में दो, सरपंच को दो, प्रधान को दो, ये उस समय उन्होंने सोचा था। और आज लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुनकर आए हैं, आज अपनी कलम से वो अपनी तकदीर लिख सकते हैं। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए लोगों का, जिन्होंने उस समय दूरदर्शी रखी थी। और राजीव गांधी जी ने जो संशोधन वो लेकर आए थे, उसका आज हम लोग सब लोग स्मरण करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने इस बात को कहा कि जो पंचायत समिति के मेंबर्स हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। चुनाव होने के बाद और प्रधान प्रमुख बनने के बाद उनकी पूछ होती नहीं। कमेटियां बनती हैं, लेकिन उनको राजनीतिक दृष्टि से और ताकतवर हम कैसे बना सकते हैं, इस पर हमारी सरकार गंभीर है। हम कुछ ना कुछ ऐसा मापदंड तय करेंगे ताकि लोगों को एहसास हो कि वो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रणाली के अंदर। अध्यक्ष जी, जो चर्चा हुई थी लोक निर्माण विभाग के बारे में, उसमें कई सदस्यों ने मांग को रखा, डाक बंगले अपने अपने क्षेत्र में बनाने की बात बोली है।
मैं सिर्फ सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने लगभग ऐसी 10,000 प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, 210 डाक बंगले हैं, 2,500 सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिसका रखरखाव हम लोग करते हैं। लेकिन जो बजट है वो पर्याप्त नहीं है। पिछली सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 2 डाक बंगले बने थे 5 साल के अंदर, और वो भी नागौर जिले में बने थे। लेकिन काफी सदस्यों ने कहा है जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर हम कोशिश कर वहां डाक बंगले बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि इतिहास में अब तक रिपेयर एंड मेंटेनेंस और नए डाक बंगलों के निर्माण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन आज चर्चा हुई है, इस मौके पर बहुत से सदस्यों ने बात को रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम अपने इस साल के बजट में कहीं ना कहीं लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, अभी काफी मान्य सदस्यों ने बात को रखा। ज्ञानचंद पारेख साहब ने कहा कि विकास पथ कितने कैसे बनेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, गौरव पथ जो बन रहे थे उनको बंद करने का निर्देश डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया है। लेकिन जीजीपी 1, 2 और 3 के फेज पूरे हो चुके थे, हमें आगे बढ़ना था। विकास पथ की घोषणा सरकार कर चुकी है और अगले 5 सालों में 10,000 किलोमीटर के विकास पथ राजस्थान में हम लोग बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य लक्ष्मण मीणा जी ने कहा कि जो सड़कों की गुणवत्ता है ग्रामीण क्षेत्र में, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राजस्थान में प्रतिदिन, जो आंकड़े मेरे पास हैं, राजस्थान के अंदर प्रतिदिन जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता को बेहतर करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, एमडीआरस हैं, रूरल रोड्स हैं, लगातार जो क्वालिटी है वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब्स बनी हैं, मौके पर लैब्स बनी हैं जिला मुख्यालय पर। लेकिन मैं लक्ष्मी मीणा जी ने जो कहा उसको गंभीरता से ले रहा हूं और मैं अपने विभाग के अंदर जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है उसको और मजबूत करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे जो लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब तक वो संदेश नीचे तक नहीं जाएगा। इसलिए मैं सदन को आश्वासित करना चाहता हूं कि मेरा पूरा फोकस ना सिर्फ नवनिर्माण में होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर पूरा ध्यान हम लोग देंगे, ताकि सभी माननीय सदस्य संतुष्ट रहें कि क्षेत्र में। अभी 2-4 सदस्यों ने बात बोली, अवाना जी ने और एक और सदस्य ने बोला कि बहुत सी कंप्लेन आई हैं। प्रत्येक कंप्लेन को कि मापदंड स्थापित हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलग मापदंड है, प्रदेश के अलग मापदंड है। मापदंडों से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उस अधिकारी के ऊपर भी और ठेकेदार के ऊपर भी हम लोग पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि आप लोगों को लगे कि क्षेत्र में गुणवत्ता के काम हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने कहा कि नरेगा को हम कृषि से जोड़ दें। ये नरेगा के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय 260 कामों की स्वीकृति है भारत सरकार की। 260 काम हम कर सकते हैं और राजस्थान में नरेगा की पेमेंट 140 प्रतिदिन है। शकुंतला रावत जी ने इस बात को कहा कि पेमेंट पूरा नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं शकुंतला जी को, बाकी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विभाग का और हमारा उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम पेमेंट करें, लेकिन पैमाइश में अगर कहीं कमी आती है, अगर निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, तभी पेमेंट अगर रुकती है तो मैं बात समझ सकता हूं। लेकिन अगर कहीं किसी विकास अधिकारी की या बीडीओ की या किसी अफसर की कमी के कारण ऐसा हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से मैं दिखाऊंगा और हम चाहेंगे कि लोगों को पूरा पेमेंट मिले। 140 रुपए का पेमेंट है प्रतिदिन का, इसको हम पूरा लोगों तक पहुंच सके मैं कोशिश करूंगा। एक स्मार्ट विलेज हम लोग बनाएं, बिल्कुल बात सही है। जब अर्बन सेंटर्स की बात आती है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, तो बहुत सी स्कीम्स आती हैं, बहुत से हमें आइडियाज देते हैं। लेकिन एक गांव को हम मॉडल कैसे डेवलप करें, इस पर सरकार गंभीरता से गौर कर रही है। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको विवरण दूंगा क्या क्या सोचा हम लोगों ने, क्या क्या स्कीम्स हम स्मार्ट विलेज की तरह बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय भरत सिंह जी ने कहा कि सीओ जिला परिषद और पंचायत समिति की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं।
मैं इस बात से सहमत हूं कि मुख्यालय पर बैठकर या जयपुर में बैठकर हम लोग सब निर्णय लें, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए मंत्रालय के सभी लोगों को निर्देशित किया जाएगा कि समय समय पर जितना संभव हो सके ब्लॉक, पंचायत समिति, जिला परिषद की मीटिंग में खुद बैठे, वहां बैठकर निर्णय लें और जयपुर में रिपोर्ट करें, ताकि ये ना लगे कि बड़े अधिकारी सिर्फ अपने अफसर या ऑफिस में बैठे रहते हैं। इसका हम पूरा फोकस रखेंगे। और मैं जब भी हम लोग दौरे करते हैं अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करते हैं कि सब अधिकारी साथ जाएं, क्योंकि धरातल पर जो वास्तविकता है वो दफ्तर में कभी हम समझ नहीं सकते हैं। जब तक हम गांव, खेत, खलियान, ढाणी में नहीं जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कि असलियत क्या है, तब तक हम उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। समस्याओं की जानकारी के लिए नेताओं के साथ साथ अधिकारियों को भी ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि हम लोग न्यायपूर्ण कार्रवाई कर सकेंगे अपने मतदाताओं, लोगों के प्रति। अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव आया था कि हम कृषि से नरेगा को कैसे जोड़ सकते हैं, अभी भी अगर कोई अपने खेत पर काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसको नरेगा में गिना जाता है। एसेट क्रिएशन के लिए अगर कृषि संबंधित कोई कार्रवाई होती है, उसको नरेगा में हम लोग ले सकते हैं। और आज भी लगभग 70% जो नरेगा पेमेंट हो रही है वो कृषि संबंधित गतिविधियों को लेकर हो रही है। और इसमें एक मंत्रियों का समूह बना था दिल्ली में, जहां कहा गया था कि जो बुआई और कटाई है इसको भी नरेगा में जोड़ा जाए। तो ये भारत सरकार ने उस समय सीएम्स का एक समूह बना था, उस टाइम रिजेक्ट कर दी थी मांग को। लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान सरकार की पूरी कोशिश है कि अगर कोई मेड बांधता है, कोई लेवलिंग करता है या कैटल शेड बनाता है, उसको नरेगा के माध्यम से पूरा सहयोग मिले। एसेट क्रिएशन में खुद के साथ अगर 4 अन्य लोग काम करते हैं तो उसकी पेमेंट भी नरेगा के माध्यम से हम करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत साथियों के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन जो जो कंप्लेंट्स माननीय सदस्यों ने रखी है यहाँ पर अफसरों के बारे में या जांच के बारे में, मैं आश्वासित करना चाहता हूं उसको पूरा हम लोग कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस साल 15 अगस्त 2019 से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोग एक महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविर लगाएंगे। और इस महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से पट्टा वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना, श्रम विभाग की योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को लाभान्वित कराना, महिला शक्ति समूह का गठन करना, और जो 5 काम हमने हर पंचायत में दिए थे उसका रिवीजन कर उस पर कार्रवाई करना। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2019 से लेके महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2019 तक चलेगा महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविर। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ हम लोग इस वर्ष 14 नवंबर जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उस दिन हम लोग बनाएंगे मेरा गांव मेरा गौरव दिवस। और 14 नवंबर के दिन भर अलग अलग गांव पंचायतों के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं होंगी और शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि जयपुर, दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा एवं कोटा जिलों के पास जो हाईवे फैसिलिटी सेंटर है, वहां पर एक राजीविका मॉल तैयार किया जाए, एक ग्रामीण मॉल, क्योंकि मॉल सिर्फ शहरों में बन रहे हैं। हम चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको भी मॉल के कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो मॉल नहीं है जो कमर्शियल मॉल हम सोचते हैं। वहां पर हम चाहते हैं कि वहां पर जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो पंचायत समिति बना रही है वो चिन्हित कर उस जगह का लाभ उठाएं, ताकि पार्टनरशिप के साथ उस जो खाली पड़ी जगह है उसको हम एक ग्रामीण मॉल के तहत डेवलप कर सकें। एक अन्य स्कीम अध्यक्ष महोदय हम चलाना चाहते हैं, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। हर ब्लॉक से एक ऐसा प्रोडक्ट हम निर्मित करना चाहते हैं जो लोकली डेवलप हो, उस क्षेत्र की जो खास बात हो उसको वहां बनाकर, उसका डिजाइन डेवलपमेंट कर उसकी पैकेजिंग कर उसकी मार्केटिंग कर उसको लिंकेज दें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले। अभी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो जैसा कई सदस्यों ने कहा कि गांव से शहर पलायन क्यों होता है, क्योंकि अवसर ज्यादा यहाँ पर है, प्लेटफॉर्म ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है। हम चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को हम लोग गांव देहात तक लेकर जाएं, ताकि नौजवान लड़के लड़कियां जो अपने कौशल से कुछ बना सकते हैं उनको लिंकेजेस दें, मार्केट एक्सेस कराएं और उनको पूरा सहयोग दें, ताकि हर ब्लॉक से एक प्रोडक्ट राजस्थान में हम लोग बनाएं। अध्यक्ष महोदय,
एक प्रोटोटाइप मॉडल आवास का निर्माण हम करेंगे। 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से IIT दिल्ली ने एक आवास निर्माण सुझाव दिया है ताकि हर पंचायत समिति में एक मॉडल नक्शे के अनुसार एक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए एक मुख्यालय पर मॉडल आवास तैयार करें, ताकि वहाँ लोग देखकर उसी तरह के जो बेस्ट इन डिज़ाइन कैपेबिलिटी फैसिलिटीज़ हैं उसको सम्मिलित कर सकें अपनी योजनाओं के अंदर। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार ने जो अब तक काम किया है, और क्योंकि आज वो समय नहीं है, क्योंकि जो कट मोशंस थे वो सड़कों पर हमने एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन काफ़ी सदस्यों ने सड़कों के बारे में अपनी बात रखी है और मैं जानता हूं कि आप अनुमति नहीं देंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूं सड़कों के बारे में। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम भाषण देते हैं तो बिजली, पानी और सड़क का नंबर तीसरे पे आता है। तो सड़क का जो महत्व है उस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं। जोड़ रही हैं सड़कें जीवन को जीवन से, अभावों को साधन से। सड़कें दाता हैं, सड़कें भाग्य विधाता हैं, इस पर चलते परिवार, इससे पलते परिवार। सड़क दवा है, सड़क दुआ है, सड़क शिक्षा है, सड़क रिश्ता है, सड़क रोजगार है, सड़क व्यापार है। सड़कों का जो महत्व है उसको कम नहीं आंक सकते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, कई सदस्यों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में वर्क सैंक्शन हो गया, वर्क ऑर्डर निकल गया, काम भी चालू हुआ, लेकिन फिर काम बंद हो गया। पिछले वित्त वर्ष में अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, बी कन्फर्म टू डिमांड्स। अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे डिपार्टमेंट के बजट के बारे में जानकारी सदन को देनी चाहिए। मैं सड़कों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ओनली फॉर डिमांड जो आज की है उसी पर। लेकिन ये शब्द सड़कों का प्रयोग भी नहीं कर सकते भाषण में। स्पीकर की रूलिंग सर आंखों पर है सर, आपने जो बोला उसी का पालन करेंगे। नहीं माननीय सदस्य, हम बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। जो आज नहीं बोल पाए हम करके दिखाएंगे आपको। तो अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज सुझाव आए हैं उनको सम्मिलित कर भारत सरकार की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, सभी ने कहा कि नरेगा की पेमेंट्स कुछ पेंडिंग है, ये बात सच है, लेकिन जो लेबर कंपोनेंट है उसका भुगतान लगभग 99% 15 दिन के अंदर हो रहा है। जो मटेरियल कंपोनेंट है उसकी पेमेंट भारत सरकार से आई नहीं है। आज भी 1100 करोड़ रुपया पेंडिंग है भारत सरकार की तरफ से जो आना है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से चिट्ठियां लिखी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द पैसा आएगा। हो सकता है चुनाव है और क्योंकि बजट भी भारत सरकार का 5 जुलाई को आया है, थोड़ा विलंब होगा, लेकिन जैसे ही पैसा भारत सरकार की तरफ से हमको मिलेगा हम अति शीघ्र उस पैसे को जनता तक लेकर जाएंगे, क्योंकि पेमेंट ना हो ये किसी को स्वीकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विपक्ष के काफी साथियों ने बातें रखी और कई सदस्यों ने बहुत बड़ा दिल लगकर कहा कि कब तक हम एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे, कब तक तू और मैं और तू करते रहेंगे, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि जो काम आप लोगों ने गिनवाए आज सदन के अंदर कि आपकी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, तो कोई तो कारण होगा कि आप 165 से 72 पे आज आ गए। 93 आपके साथी आज आप नहीं हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में जो वादे करे थे पूर्व सरकार ने वो पूरे नहीं कर सके और हमारे साथी जो यहां मौजूद हैं, हम सब ने मिलकर सड़कों पर संघर्ष किया। अध्यक्ष महोदय, मैं मदन जी को बताना चाहता हूं, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, अभी एक माननीय सदस्य ने कर्नाटक की बात बोली थी, तो बहुमत हासिल कैसे करना है
ये अध्यक्ष महोदय भाजपा के साथी जानते हैं, अगर बैलेट पेपर से ना हो तो राजभवन से करा सकते हैं, कहीं और से करा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान की जनता ने 7 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारा और कांग्रेस सरकार को स्थापित किया। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। राजस्थान की जनता ने बहुत सोच समझ कर निर्णय किया और 5 साल का जो हम सब लोगों का संघर्ष रहा, जो असलियत हम सड़कों पर लेकर गए और हम लोगों ने जो वादे किए, उन सभी वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमें सोचना होगा कि नरेगा की योजना, नरेगा की सोच कौन से दल के नेता लेकर आए, शिक्षा का अधिकार की सोच कौन से दल के नेता लेकर आए, आरक्षण की व्यवस्था को कायम करने की सोच कौन से नेता लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन कौन लोग लेकर आए और कौन लोग राइट टू इंफॉर्मेशन को आज खत्म करना चाहते हैं, कौन लोग दिल्ली में बैठकर सूचना के अधिकार की सारी ताकत खत्म करना चाहते हैं। पारदर्शी सरकार हो, जवाबदेही सरकार हो, किसान गांव गरीब के प्रति समर्पित सरकार हो, ऐसी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है। इसलिए जो साथी हमारे आज बोलते हैं कि हमें मतभेद बुलाने चाहिए, बिल्कुल सही है। जब गांव की बात आएगी, विकास की बात आएगी, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। लेकिन असलियत को समझना पड़ेगा। 7 महीने पहले जो करारी शिकस्त जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, वो कुछ लोग हजम नहीं कर पाए, हजम करना पड़ेगा। अगले 4 साढ़े 4 साल तक कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो जो हमने अपने वादे मैनिफेस्टो में किए हैं, उन सभी वादों को हम लोग पूरा करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय इस मौके पर अपनी बात रख रहा हूं और खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस सोच के साथ हम लोगों ने अपना काम चालू किया है, जिस समर्पण भाव से, जिस धरातल की असलियत को पहचान कर हमने सत्ता संभाली है, कोई घमंड किसी को नहीं है। राजनीति में हार जीत होती है, लेकिन जितने समय के लिए एक सदस्य बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि ये पद परमानेंट नहीं है, जीवन में कुछ परमानेंट नहीं है, लेकिन जितने क्षण, जितने घंटे, जितने दिन हम कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी कलम की स्याही इस देश प्रदेश के विकास के लिए चलती रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है और चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग सहयोग करें। हमने राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करी है। मंत्रालय के माध्यम से जो जो जरूरतमंद प्रोजेक्ट्स हैं उसको टेकअप करेंगे और जहां पर पहले अति भी हुई है, बिना बजट के जहां घोषणाएं हुई हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हम पूरा करेंगे। लेकिन ग्रामीण विकास और पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के माध्यम से जो जो विकास के काम सभी सदस्य कराना चाहते हैं, हम लोग मिलकर उन सभी कामों को अंजाम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सार्थक चर्चा के एक दूरगामी अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे और हम सब लोग मिलकर एक नए राजस्थान का निर्माण करें, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र को अपना केंद्र बिंदु बनाकर हम फोकस करें और आगे बढ़ें। मैं अंत में अध्यक्ष महोदय अपने भाषण को समाप्त करते समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को याद कर रहा हूं और उनकी 2 लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जग में जो दलित है, प्रताड़ित जन है, जो भी निहन है, निंदित है, निर्धन है, यह करण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरोधी उसका रहा समर है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं उम्मीद करता हूं कि बजट को पारित करें।